अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नैयर अली। आप देख रहे हैं प्रोग्राम राइट एंगल और आज के प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे निगरान हुकूमतों के हवाले से ही। अब सिंध और बलूचिस्तान की निगरान हुकूमतें जो हैं उन्होंने हल्फ उठा लिए हैं और बेशतर जगहों पर जो है वो चार्ज भी संभाल लिए गए हैं। सिंध में अभी कलमदान जो है वो तकसीम होने बाकी हैं, लेकिन अगर हम बात करें निगरान हुकूमतों की तो इस वक्त उनका कोरम पूरा हो चुका है। तो अब जो है वो आगे पूरे मुल्क में निगरान सेटअप है। पंजाब और अगर हम केपीके की बात करें तो वहां तो अब जो है वो तजर्बेकार लोग बैठे हुए हैं, तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। उनको आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश होंगे। एक तो सियासी इस्तेहकाम है और उसके साथ साथ जो इलेक्शन कराना है, बुनियादी मकसद तो निगरान हुकूमतों का यही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे इंतजामी मामलात जो हैं उनको भी फेस करना है यानी निगरान हुकूमतों ने। और उसके साथ साथ मईशत की अगर हम बात करें और उसके साथ अब इंतहा पसंदी जो है वो भी सर उठा रही है। जड़ावाला का वाक़या हमारे सामने है, कुछ थोड़ी सी बात उसके ऊपर भी करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है इब्राहिम हसन मुराद साहब ने, जो कि निगरान वजीर बल्दियात हैं। हम आपको वेलकम कहेंगे इब्राहिम साहब। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है आदिल शाहजेब साहब ने। आदिल शाहजेब सीनियर तजज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आदिल, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। गुफ्तगू का आगाज़ इब्राहिम साहब आपसे करूंगी। ये बताइएगा कि एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो हमने देखा, इंतहा पसंदी का मैंने जिक्र किया, बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की हम हमेशा से बात करते आए हैं। तो जड़ावाला वाक़े के हवाले से ताज़ा तरीन जो इस वक्त सूरत हाल है वो क्या है और कहाँ तक पहुंची हैं जो तहकीकात हैं, गिरफ्तारियां हैं, पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके ऊपर? जी, सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की मज़म्मत करना चाहता हूँ और पूरी पंजाब हुकूमत इसके ऊपर बहुत ही जो है क्लोज़ली इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। और जो इसके अंदर मिसक्रिएंट्स थे जिन्होंने कोशिश की कि कुछ ऐसी हरकतों से जो बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी है इसके अंदर खलल डाला जाए और जो मुसलमान और ईसाई और बाकी जो दीन और मज़ाहिब के लोग पंजाब के अंदर पाकिस्तान में रहते हैं, इसके अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इनके दरमियान एक मसला ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का क्रिएट किया जाए। तो हमने इसको बहुत ही केयरफुली देखा और जो इसमें मिसक्रेट्स थे उसके अंदर मेन जो इनके थे कल्प्रिट्स उनको अरेस्ट भी कर लिया है। बाकी भी जो उनके असिस्ट जिन्होंने किया उनको हमने हाईलाइट भी कर लिया है। और कल जो है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब और काबीना जो है वो कल विजिट भी कर रही है जड़ावाला, और हम मौके पे भी जाके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, लॉस जो हुआ है प्रॉपर्टी का, एसेट्स का और बकाया किसी भी चीज़ का, तो वो भी जाके हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको पूरा करे। और हम इंशाल्लाह उधर जाके कुछ ऐलानात भी करेंगे और हमारी यही कोशिश होगी कि जो जो उधर जो है हुकूमत के फ़र्ज़ है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो जो जो ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है वो फ्यूचर में ना क्रिएट हो सके और जो नुकसान हुआ है उसको हुकूमत जो है वो पूरा करे। ठीक है। आज जो है वो आपने एक अहम बात ये भी बताई है कि कल जो है वो वजीर आला दौरा करेंगे काबीना के साथ। आदिल शाहजेब साहब, आपको गुफ्तगू में शामिल करूंगी। आदिल, ये बताइएगा कि दौरे की बात की है अभी इब्राहिम साहब ने, तो क्या दौरों से बात बनेगी? क्योंकि हमने देखा कि जो ही ये वाकया पेश आया उसके बाद दफ्तर खारजा की तरफ से भी बयान सामने आ जाता है, तमाम सियासी जमातों की तरफ से बयान सामने आता है, आर्मी चीफ की जानिब से एक बहुत ही सख्त बयान जो है वो सामने आता है, और उसके साथ साथ काजी फायज ईसा साहब आज दौरा भी करते हैं। तो आपको लगता है कि दौरे और बयानात से आगे की अब बात है? माजी में भी जो है वो लोगों को, जो कल्प्रिट्स थे, जो जिम्मेदारान थे इस तरह के वाकयात के, उनको सजाएं नहीं मिली हैं? देखिए, पहले तो अफ़सोसनाक वाक़या, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है नैयर? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हर दूसरे तीसरे महीने बाद हम देखते हैं कि कहीं न कहीं मुल्क में इस किस्म का वाक़या होता है कि हम हमारे सारे जो हमारे सर हैं वो शर्म से झुक जाते हैं। ख़ुसूसन इंटरनेशनली जो एक मैसेज जाता है पाकिस्तान के बारे में कि हम बिल्कुल ही एक क्या कहते हैं, बर्दाश्त हम में ख़त्म हो चुकी है टुवर्ड्स माइनॉरिटीज़ और हम एक इनटॉलरेंट सोसाइटी बन गए हैं। मॉब जस्टिस यहाँ पे होता है। ये एक मैसेज जाता है हर दूसरे तीसरे महीने बाद। अब मोहसिन नकवी साहब बड़े प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर अभी तक तो साबित हुए हैं और अब तक जितने भी इक़दामात हुए हैं हमने देखा कि वो ग्राउंड पे पहले भी पहुँचे और जिस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेट किया इस सारी चीज़ों को, लेकिन इससे बढ़कर कुछ करना होगा। देखें, एक तो इससे पहले जितने भी वाक़यात हुए इसी तरह हफ़्ता 2 हफ़्ते उसकी मज़म्मत की जाती है, दौरे होते हैं,
लेकिन उसके बाद फिर जज साहिबान भी डरते हैं ऐसे लोगों को सजाएं देने के लिए, क्योंकि मज़हब का नाम जो है जहाँ पे आ जाए, अब तक सिर्फ हमने देखा है कि वो इस्तेमाल ही हुआ है, खुसूसन माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। अब इसमें खुसूसन इस केस में अगर आप देखें, तो जब तक सज़ा नहीं होगी और स्पीडी जस्टिस नहीं होगा, देखिए 9 मई के वाक़यात हमारे सामने हैं, उस पर जो रियासत का जिस किस्म का रद्द-ए-अमल आया, और आपने फिर देखा कि अब कम से कम पूरे पाकिस्तान में हर बंदे के ज़हन में ये बात बैठ चुकी है कि रियासती इदारों के खिलाफ, आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयाँ और इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है उसके लिए अब ज़ीरो टॉलरेंस है। मेरे ख्याल में ऐसे वाक़यात को भी बिल्कुल रियासत को उसी तरह जवाब देना चाहिए, एटलीस्ट एट वंस के सबके जहनों में बैठ जाए कि आइंदा कोई भी अगर ऐसे करेगा, मॉब जस्टिस करेगा। देखिए, जिसने जो भी की है, जिसारत की है, बेहुरमती की है, हमारी अदालतें मौजूद हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, उनको करने दें, इंसाफ मुहैया करने दें, वही इंसाफ का प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब मॉब जो है वो अपने हाथ में इंसाफ लेकर और इस तरह के चर्चेस 3-4 जला दिए, ये देखिए कहाँ, ये कब तक हम, क्या रियासत एग्जिस्ट करती ठीक है? है आदिल, मॉब जस्टिस जो है, मॉब जस्टिस को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है उसको वो खराब हो रहा है। तो इब्राहिम साहब ये बताइएगा कि जज़ा और सज़ा की बात हो रही है, जब तक स्पीडी जस्टिस नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो बाकियों को इबरत भी नहीं मिलेगी। तो क्या पंजाब हुकूमत कोई ऐसे सख्त इक़दाम उठा रही है कि जज़ा और सज़ा का निज़ाम जो है उसको तेज़ रफ्तार बनाया जा सके? जी, देखिए पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि इसमें आपको 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चाहिए। नंबर 1 तो आपने सोशल, कल्चरल और एक माइंडसेट के अंदर एक अवेयरनेस अवाम के लानी है कि ऑब्वियसली अगर ऐसा कोई वाक़या हो, तो उसके अंदर लोग जो है कानून को खुद हाथ में ना लें। और इसमें नंबर 2 जो इस वाक़ये में भी हमें नज़र आया है कि कुछ ऐसे अनासिर होते हैं जिनका ये मोटिव होता है कि मुल्क के अंदर ऑब्वियसली इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए और आपस में जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, इनको लड़ाया जाए। तो इसमें इसी सिलसिले में वज़ीर आला साहब ने कल जो है एक मीटिंग कॉल की, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग उसमें शरीक हुए और उन्होंने मिल के एक अलामिया भी जारी किया कि मुसलमान जो हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, इनका ख़्याल रखा जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि माइनॉरिटीज़ के साथ अगर कोई ऐसा कोई फ़ेल करेगा जो कि गैर मुनासिब है, तो क़यामत के दिन मैं उसके बदले उससे सवाल करूँगा। नंबर 2, कायद-ए-आज़म ने भी ऑब्वियसली माइनॉरिटीज़ का बहुत ज़िक्र किया और झंडे में हमारे जो वाइट है, वो है ही माइनॉरिटीज़ का। तो इसकी जो हमें अवेयरनेस है, ये थ्योरी तो है, कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन इसकी जो समझे इम्प्लीमेंटेशन है या आम आवाम के माइंड में जो बिलीफ है या यकीन है या अवेयरनेस है, इसके अंदर थोड़ी हमें मिल के, मीडिया को हमें मिल के काम इस पे करना पड़ेगा। नंबर 2, जो आपने स्पीडी जस्टिस की बात की, तो पंजाब हुकूमत निगरां पंजाब हुकूमत पिछले 5-6 माह में जितने भी मेजर केसेस हुए हैं, आप देखेंगे कि हिस्टोरिकली 100% हमने जो भी कल्प्रिट्स थे उनको पकड़ा है। और इसके अंदर भी जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो हमारी पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस की तहवील में है और उनको इन्वेस्टिगेट भी किया गया है। और जो ब्रॉडर इसके अंदर 2-3 लोग उनको असिस्ट कर रहे थे, उन तक भी हम पहुंच गए हैं। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा। इसके अंदर पूरे मुल्क के अंदर कोई ऐसा एक आयोटा ऑफ डाउट नहीं है कि इन जो कल्प्रिट्स हैं इनको जो है वो सज़ा मिलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल मिलेगी। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हुकूमत पंजाब एक एग्जाम्पल सेट करेगी फ्यूचर में कि ऐसा कोई वाक़या ना हो। ठीक है, हुकूमत पंजाब जो है वो एक मिसाल बनाएगी इस वाक़े को और इस बात को यकीनी बनाएगी कि आइंदा जो है वो ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। लेट्स होप कि ऐसा हो। और इब्राहिम हसन मुराद साहब, आदिल शाहजेद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ब्रेक लेंगे यहाँ पर एक मुख्तसर सी, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जो निगरान हुकूमतें हैं उनके लिए आगे कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा, और वो चैलेंजेस क्या सिर्फ इलेक्शन कराने के हवाले से हैं या इंतजामी मामलात पर भी हैं। Stay with us.
वेलकम बैक। आदिल शाहजेब और इब्राहिम हसन मुराद हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत के हवाले से बात करेंगे यहाँ पर कि पंजाब हुकूमत ऐसी एक हुकूमत है जिन्होंने निगरान हुकूमत ने 22 जनवरी 2023 को जो है वो हल्फ उठाया था, और उसके बाद अगर हम मार्च में होने वाले इंतखाबात की बात, जो डेट अभी तक सामने आ रही है, एक क़यास आराई भी हो सकती है, हकीकत भी हो सकती है, डेट उससे आगे भी जा सकती है, लेकिन जो इस वक्त तक डेट सामने आ रही है फरवरी मार्च की, तो उसमें 14 माह हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा तजर्बेकार हुकूमत होगी। मोहसिन नकवी साहब ने कुछ स्टैंडर्ड्स भी सेट किए हैं इस हवाले से। तो आदिल शाहजेब, आपको लगता है कि ये जो हुकूमत है, तजर्बेकार हुकूमत, और आपने भी जैसे अभी जिक्र किया कि मोहसिन नकवी साहब बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, अब बाकी जो जितनी भी निगरान हुकूमतें हैं उनको इसको मैच करना पड़ेगा, इसको फेस करना पड़ेगा। देखिए, एक तो आइन और जो पाकिस्तान का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, तो 90 रोज में जो केयर टेकर जो भी सेटअप आता है उनको इंतखाबात कराने चाहिए। लेकिन वो उस वक्त ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गए थे, ये दोनों असम्बलियाँ केपी और पंजाब की डिसॉल्व जब हो गई तो फिर चारा ही नहीं था, और इकट्ठे इंतखाबात कराना ही मेरे ख्याल में वो एक बरवक्त और दुरुस्त फैसला था। तो अगर मोहसिन नकवी साहब की बात की जाए पंजाब की, तो देखें उनका अगर हम कंपैरिजन करें, ये दो गवर्नमेंट्स इकट्ठी आई थी केयर टेकर, खैबर पख्तूनख्वा और फिर पंजाब गवर्नमेंट। तो हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में मिसमैनेजमेंट थी, करप्शन के बड़े किस्से आम हुए, और आखिर में उन सबसे रिजिग्नेशंस लेनी पड़ी। तो अगर एक बेंचमार्क आप देखें, पंजाब का मवाजना करें पख्तूनख्वा से, तो पंजाब हुकूमत ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है, कोई ऐसी अभी तक कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई। और दूसरा, जो ओपोजिशन तहरीक इंसाफ, अब तो खैर तमाम पार्टियां जो हैं तकरीबन ओपोजिशन में, कोई भी गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ में भी आप देखें तो कोई ज़्यादा गिले शिकवे जो हैं वो पंजाब हुकूमत से नहीं किए। तो मेरे ख्याल में अब तक तो जो परफॉर्मेंस रही है वो खासी बेहतर रही है, लेकिन आगे अब चैलेंजेस हैं। आगे चैलेंजेस ये हैं कि दिसंबर तक आदिल, एक बड़ा सवाल एक ये भी उठाया जा रहा है कि आपने बात की केपी गवर्नमेंट की और पंजाब गवर्नमेंट की, और फिर आइन की भी बात की, तो क्या ये तय हो गया है कि आइनी हुकूमत है पंजाब में, केपी के में, या नहीं है? उनके 90 दिन पूरे हो चुके हैं, तो अब ये जो बहस है इसका तो कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा अभी तक। देखिए, इसका तो रिजल्ट अब जो दिसंबर तक, मिड दिसंबर तक डीलिमिटेशंस होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है कि जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो फैसला था कि नई मरदमशुमारियों के तहत इंतखाबात होंगे, वो कलअदम करार दिया जाए। तो वो तो मामला सब जुडिस है, लेकिन अगर तो फरवरी तक भी इलेक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर हल्का बंदियां दिसंबर तक कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर के बाद कोई जवाज नहीं रह जाता मजीद निगरान के टेकर सेटअप को कंटिन्यू करने का। अगर फरवरी तक ये मामला तय हो जाते हैं, इलेक्शंस हो जाते हैं और मुंतखब हुकूमतों को हैंड ओवर कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में ये मोहसिन नकवी साहब की भी और मारुल हक काकड़ साहब की भी और तमाम जो जितने भी जस्टिस मकबूल बाकिर साहब हैं, फिर केपी के जो सीएम हैं, ये केयरटेकर, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर फरवरी से भी इलेक्शन डिले हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो देखिए मार्च में सेनेट आपका आधा रिटायर हो रहा है, आधे सेनेटर्स घर चले जाएंगे, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो रिटायर हो रहे हैं, सदर मुमलिकत का टेन्योर सितंबर में खत्म हो रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग बेहतर यही होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अवॉइड करने के लिए फरवरी में हर सूरत इंतखाबात हो जाए। फिर जो मुल्की हालात हैं, IMF से आपने डील करना, और IMF से मेरे ख्याल में अगर मुंतखब हुकूमत जिनके पास 5 साल का मैंडेट हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये फैसले ऐसे हैं कि, और ये चैलेंजेस भी हैं मौजूदा हालात में केयर टेकर गवर्नमेंट्स के लिए, खुसूसन वफाकी हुकूमत के लिए, केयर टेकर के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो इकॉनमी को मैनेज करना है। बड़े मुश्किल फैसले उन्होंने करने हैं। देखें, उन्होंने आते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें उन्हें बढ़ानी पड़ी। अब साथ साथ में जो इन फैसले करने पड़ रहे हैं, इन खदशात का जो इज़हार किया जा रहा है, आदिल, इस पे मैं वापस आऊंगी। जो महंगाई का एक अफरीद जो है वो इस वक्त आवाम के लिए उनके दर के सामने खड़ा हुआ है और उनको कोई समझ नहीं आ रही क्या करें, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो केयर टेकर गवर्नमेंट के चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, तो इब्राहिम साहब, क्या आप समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट और दीगर जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं वो तैयार हैं इलेक्शंस के लिए, कराने के लिए, और उसके अलावा मईशत है, दीगर जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करने के लिए तैयार है क्या? जी,
देखिए, ये तो मेरे आपके इल्म में है कि केयर टेकर हुकूमत का जो बुनियादी रोल है वो ये है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए जाए। जो टाइम और ड्यूरेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ द इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन जो है उसका ऑब्वियसली प्रोगेटिव है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर टू ये है कि 1997 में ख्वाजा तारिक रहीम केस में फुल बेंच का फैसला है जो ये कहता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का जो टेन्योर है वो 60 दिन, 61 दिन, 62 दिन या 98 या 90, 91 दिन नहीं है। वो है टिल द ड्यूरेशन द नेक्स्ट सेटअप टेक्स ओथ। तो जब तक अगला सेटअप नहीं आता केयर टेकर हुकूमत जो है वो काम करती रहती है। अगली जो मैं बात आपसे करना चाहूंगा वो ये है कि आप पंजाब जो निगरान हुकूमत है इसकी आप परफॉर्मेंस देखें कि जो हमारे मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला साहब ने 8 से 10 वज़रा से काम लिया है, वो पिछली हुकूमतें 40 से 45 वज़रा से भी काम नहीं ले पाती थी। आप हेल्थ में देखें, आप एजुकेशन में देखें, एग्रीकल्चर के अंदर देखें, बाकी आप शोबों के अंदर देखें कि एक बेपनाह इंप्रूवमेंट है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट है, गवर्नेंस के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट है। मैंने तकरीबन 35 से 36 अजला विजिट किए हैं और हर जगह मुझे लोगों ने कहा है कि गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी आई है, मेरिट के ऊपर फैसले हो रहे हैं और ये सब देखिए चीजें देखिए अवाम को भी इसमें जो है वो फायदा मिल रहा है। तारीफ तो इस वक्त हो रही है। इब्राहिम साहब, और परफॉर्मेंस की आप बात तो मैं हम सब एक कर और रहे हैं, बात में लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी यहाँ पे बहुत जरूरी करना जी। चाहूंगा कि देखें अभी 6 माह हो गए और पंजाब जैसा बड़ा सूबा जो मरी से लेकर राजनपुर तक है, एक भी करप्शन का कोई केस या कोई एलिगेशन भी हम पे नहीं लगी। पूरी हमारी जितनी काबीना है ये प्रो बोनो काम कर रही है, ये एक रजाकार के तौर पे काम कर रही है। कोई आदमी कोई मराद नहीं ले रहा, सब जो है एक इस्टेब्लिश्ड और अपने एक वेल सेटल्ड बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, टेक्नोक्रेटिक लोग हैं, ए पॉलिटिकल लोग हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर अगर कोई सबसे कामयाब सेटअप रहा है केयर टेकर का तो वो ये पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट है। लेकिन लेकिन इब्राहिम साहब, परफॉर्मेंस की आपने बात की, वो तो मैं और शाहजेब पहले बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप वो जो दूसरा फैक्टर है कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, आवाम की मुश्किलात हैं, सिर्फ फ्री और फेयर इलेक्शन कराना ही काम नहीं है, बल्कि जो इंतजामी मामलात हैं वो भी इसी केयर टेकर गवर्नमेंट ने देखने हैं। अभी हम जड़ावाला वाक़े की बात कर रहे थे, इंतहा पसंदी का सामना है, दहशतगर्दी के ऊपर किसी हद तक काबू पाया गया है अभी, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद रहती है, उसका भी सामना है। तो आपको क्या लगता है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो महंगाई अगर होगी तो वो कोई और जिम्मेदार होगा, और अगर परफॉर्मेंस होगी तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी? तो ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेगा? जी, देखिए सबसे पहले तो हमें बात समझने की जरूरत है कि पूरी दुनिया के अंदर पोस्ट कोविड एक ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल आया हुआ है। और आप मलेशिया को देख लें, आप यूरोप को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, आप किसी भी मुल्क को देख लें, उधर आजकल हाइपर इन्फ्लेशन चल रही है। दुनिया के 5-6 जो बड़े मुल्क हैं, हॉलैंड है, स्पेन है, ये सब रिसेशन में एंटर हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर खुद बहुत बुरे हालात हैं। तो हम जो है एक ग्लोबल ऑब्वियसली इन्वायरमेंट में रहते हैं। पाकिस्तान एक पूरी दुनिया के अंदर एक आइसोलेशन में नहीं है। हम मुख्तलिफ किसी से तेल खरीदते हैं, किसी से कुछ मंगाते हैं, तो ऑब्वियसली हमें भी वो चीज़ फेस करनी पड़ रही है। अब लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर मैं आपको छोटी सी अगर एग्जांपल दूं तो हमारी बहुत रेगुलर जो है प्राइस कंट्रोल पे मीटिंग होती है। नंबर 2 जो है कि सोशल कवर आपने प्रोवाइड करना है बिल्कुल लोएस्ट तबके को, तो उसमें हमने तकरीबन 200 अरब रुपए का फ्री आटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया पंजाब गवर्नमेंट ने। फिर हम अब बिस्क को एक अलग स्टेज पे लेके जा रहे हैं कि उसकी एलोकेशन बढ़ा रहे हैं और उसमें जो लोग पहले लेट से 35,000 की इनकम थी तो उसका इनकम का स्लैब भी बढ़ा रहे हैं। तो जो चीज़ें हमारे ऑब्वियसली कंट्रोल में है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमने इम्प्रूव करनी है, हमने गरीब आदमी को सोशल कवर देना है, हमने हेल्थ इंश्योरेंस को जो है वो रिवाइव किया है। तो जो ऐसे मेजर्स हैं जो लेने चाहिए वो भी हम ले रहे हैं, लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि ग्लोबली जो है इन्फ्लेशन इज अ वेरी बिग इशू दीज डेज। ठीक है, इब्राहिम ने अपनी पूरी वो डिटेल बताई कि किस तरह से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कंट्रोल करें महंगाई को भी, और जो मौशी बहरान है उसके हवाले से भी उन्होंने बताया। आदिल, हम ये देख रहे हैं कि जो मौशी बहरान की बात आती है, महंगाई की बात आती है, तो निगरान हुकूमतें कहती हैं कि उनका काम सिर्फ फ्री और फेयर इलेक्शन कराना है, लेकिन अगर जो दीगर शोबों के अंदर वो काम कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट वो लेते हैं। तो महंगाई से पिसे हुए अवाम किधर जाए, उनका कौन पुरसाने हाल है?
देखिए, द बॉटम लाइन इज के केयर टेकर सेटअप चाहे वो जितने अरसे के लिए भी आए, और कुछ हालात पिछले 6-7 महीने में ऐसे बन गए थे कि अब प्रोलॉन्ग हमने देखा पंजाब का भी और केपी का केयर टेकर सेटअप। द वे फॉरवर्ड इज कि इस मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात हों और बर वक्त हों। तो इसीलिए मैं उस वक्त ये कह रहा था कि फरवरी तक भी अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो निगरान सेटअप को अगला जो जिसके पास भी मैंडेट हो, क्योंकि देखिए ये महंगाई खत्म करना जो है या मईशत बेहतर बनाना, ये चंद महीने या साल 1.5 साल की कहानी नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी होती हैं, और हमारी जो मईशत इस वक्त बीमार हालत में है, अभी भी वेंटिलेटर पर है। आपने एक दफा तो डिफॉल्ट एवर्ट कर दिया, लेकिन आपने एक दुकानदार से पैसे उधार लेके दूसरे को दे दिए हैं, अभी भी हमारी वही सूरत हाल है। तो ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं या बाकी जो मईशत के लिए फैसले करने हैं, या जो इकोनॉमिक काउंसिल बना दी गई है जो कि बिलियंस की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगी, ये केयर टेकर हुकूमत का काम नहीं है। ये जो भी मैंडेट लेके आएंगे 4-5 साल के लिए उनको तवील मुद्दत जिसे लॉन्ग टर्म फैसले करने होंगे। तो वाहिद हल जो है पाकिस्तान के लिए, वे फॉरवर्ड जो है, चाहे आप मईशत की बात करें, महंगाई की बात करें या पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात करें, उसके खात्मे के लिए हल जो है वो इंतखाबात हैं, और जो मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग फरवरी के मिड तक हो जाएंगे। क्योंकि हमारी भी यहाँ इस्लामाबाद में जिनसे भी बात हो रही है, यही कहा जा रहा है कि उन्हें भी यकीन है, पॉलिटिकल पार्टीज भी ये कह रही हैं, ऑल्दो उन्हें कुछ खदशात हैं, लेकिन फरवरी से अगर इंतखाबात डिले होते हैं तो उसके मेरा ख्याल है कि इम्प्लीकेशंस होंगे पाकिस्तानी सियासत पर भी, पाकिस्तानी मईशत पर भी। क्योंकि देखिए फरवरी तक जो आपकी केयर टेकर आपका फेडरल में सेटअप है, वो क्या डिलीवर कर पाएंगे। अभी तो आज उनकी पहला काबीना का कल इजलास हुआ, अभी वो उन्हें जब पता चलेगा कि पॉलिसीज क्या है, मिनिस्ट्रीज की हालत क्या है, तो दिसंबर सर पे आया हुआ होगा। और एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल है, मईशत से भी ज्यादा, महंगाई से भी ज्यादा, जो बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त दरपेश है तमाम केयर टेकर हुकूमतों को, वो ये है कि पाकिस्तान में अक्सर और बेशतर इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठा दिए जाते हैं। तो शफाफ साफ इंतखाबात करवाना, इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन उसको एक स्मूथ ट्रांजिशन को मेक श्योर बनाना कि एक डेमोक्रेटिक स्मूथ ट्रांजिशन हो। ठीक है आदिल, मुझे एक ब्रेक लेनी है, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो यकीनी तौर पर हम बात करेंगे कि ये जो इलेक्शन है ये फेयर साफ शफाफ कराना तो है, लेकिन बर वक्त कराना भी काम है। और उसके साथ साथ जो एक बड़ा चैलेंज दरपेश होना जा रहा है वो ये है कि इलेक्शन की जो ये डिले है, इससे किसको फायदा होने जा रहा है, कौन सी सियासी जमात को क्या फायदा होगा। तो इस पर हम बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इंतखाबात बर वक्त करवाने के हवाले से, और इसमें जो एक हिकअप आ चुकी है इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ और उनके नोटिफिकेशन के साथ, वो भी सामने है, दरपेश है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो भी जा चुकी है, इस वक्त जो है वो अदालत का दर खटखटा रही है। तो कुछ और भी फैक्टर्स सामने आएंगे इसमें, लेकिन यहाँ मैं इब्राहिम हसन मुराद साहब से ये जानना चाहूँगी कि इब्राहिम साहब, आपको लगता है कि इलेक्शन फेयर, और जो अभी आदिल ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि सवालात उठना शुरू हो जाते हैं पहले ही शफाफियत पर और जानिबदारी के हवाले से, तो आपको लगता है कि आप इन जो पहले से जो खदशात है लोगों के, उनसे मुबर्रा होकर काम कर पाएंगे? जी, मैं तो आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि पंजाब हुकूमत के अंदर जितने भी हमारे फर्ज करें कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके इल्म में है कि ब्यूरोक्रेट्स की कोई पार्टी नहीं होती, और जो पिछले सेटअप में जो काम कर रहे थे आज भी वो हमारे सेटअप में काम कर रहे हैं। नंबर 2, हमारी जो कैबिनेट है इसमें किसी की भी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। नंबर 3, हमारे चीफ मिनिस्टर भी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। तो हमारा तो पहला काम ही यही है, और ना हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड है कि हम जो एक इलेक्शन को कुछ ऐसा करें कि जिसमें जो साफ शफाफ ना हो। तो दिस इज़ आवर मेन ड्यूटी कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए जाए। पाकिस्तान में एक अलमिया ये रहा है कि तारीख में आप जिस इलेक्शन को भी उठा के देख लेंगे,
तो जो ऐसी कुछ पार्टीज होती हैं जिनका जो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता, वो ये कहते हैं कि इधर धांधली हुई है, और बाद में ऐसी भी बातें आती हैं कि वो कहते हैं कि ये कोई सियासी बयान था। तो इब्राहिम, ऐसी मुख्तसरन चीजें जो है, बताइएगा कि क्या किसी के हक में है इंतखाबात की ताखीर? मेरे तो नहीं, देखें ये तो अभी मसला सब जुडिस है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट इसमें जो फैसला करेगी और जो इलेक्शन कमीशन कहेगी, पंजाब हुकूमत का काम है कि उसको फॉलो करना, उसको फुली इम्प्लीमेंट कराना, और हम बिल्कुल इंश्योर करेंगे कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो एज पर द स्केड्यूल गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा आदिल, ये बताइएगा कि आप अभी जो निगरान वजीर आजम हैं उनसे भी आपकी मुलाकात हुई है, काकड़ साहब से, और उससे कबल आप दौरा भी करके आए हैं एक बैरूनी, और उसमें आपकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई है। तो बताइएगा कि सियासी मंजरनामा आगे क्या देख रहे हैं आप? कब नवाज शरीफ साहब हैं वो वापस आएंगे? वजीर आजम क्या देख रहे हैं? किस तरह से वो आगे मामलात को देख रहे हैं? कुछ ऑन रिकॉर्ड, कुछ ऑफ रिकॉर्ड आपकी बातें हुई हैं, हम जानना चाहेंगे प्लीज। देखिए, एक तो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब से गुफ्तगू हुई, उसमें जो ऑफ द रिकॉर्ड है वो तो ऑफ द रिकॉर्ड ही होता है। ऑन द रिकॉर्ड तो ये है कि उन्हें अंदाज़ा है कि उनको बड़ा चैलेंजिंग टाइम में उनके पास ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया गया है। इलेक्शन के हवाले से भी कुछ लोगों के खदशात हैं कि जी शायद ये डिलेड एक सेटअप होगा, तो उनके नज़दीक भी जो चैलेंज उनका है वो साफ शफाफ बर वक्त इंतखाबात कराने हैं, और वो इस पर उन्हें यकीन है कि वो इस चैलेंज से निपटने में कामयाब हो जाएंगे। और दूसरा, देखिए, काकड़ साहब को जो लोग करीब से जानते हैं, हमने तो उनके कैरियर को बड़े करीब से देखा है, उनको रोप्स चढ़ते चढ़ते हमने देखा है। वो बड़े, मतलब एक तो वेरी वेल रेड, और उनके अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अभी तक हमने देखा, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने वो अचीव किए हैं, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी इससे पहले उन्हें नहीं मिली। इससे पहले वो जब सेनेट में हेड थे उसके ओवरसीज कमेटी के, या जितनी भी लेजिस्लेशन होती थी, तो हम जब सेनेट जाते थे, हम और बाकी जो सेनेटर से भी हमारी बात होती थी, तो वो बड़े एक एक लॉ पढ़ के और ये सारी चीजें करके, वो तैयारी करके वो जाते थे। सो ही इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन कि मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में अगर हम ये कहें कि ही इज द राइट मैन टू डू द जॉब, अब वो कितने उसमें कामयाब होते हैं, हमारी तो हम दुआ गो हैं कि वो कामयाब हो। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके माजी और ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर दौड़ाई जाए तो मेरे ख्याल में कि वो हम जैसे लोगों को मायूस नहीं करेंगे। जहाँ तक मियाँ साहब की बात है, तो मेरी जो उनके साहबजादे हुसैन नवाज से 3 दिन पहले बात हुई, उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये फैसला वो कर चुके हैं कि सितंबर में उन्होंने वापस आना है, लेकिन डेट अभी तक उन्होंने तय नहीं की। ये 3 दिन पहले की बात है। आई डोंट नो इन 3 दिनों में हो सकता है उनका कोई फैसला चेंज हुआ है, नहीं हुआ, लेकिन एज सच वो रिपोर्ट नहीं हुआ। तो अगर वो आते भी हैं, तो मेरा जाती ख्याल ये है कि वो मिड सितंबर के बाद आएंगे, जो कि जुडिशरी में जो चेंजेस हैं वो भी हो जाए। और उनका जो नून लीग के जराए हैं, उनका तो दावा ये है कि मियाँ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ही विल बी एबल टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, और वो अपनी पार्टी की कैंपेन को लीड करेंगे। अब खदशात हैं पीपल्स पार्टी को भी। फैसल करीम कुंडी साहब से तफसीली जो मेरी बात हुई, ये जो इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर तक हल्का बंदियों का कहा है, तो उन्हें ये कोशिश है, उन्हें फरवरी में भी इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। तो ये तो पीपल्स पार्टी की बात है। नून लीग अलबत्ता इस पर मुसर है, और राना सनाउल्लाह साहब हो, ख्वाजा आसिफ साहब हो, वो एहसन इकबाल साहब हो, वो ये समझते हैं कि फरवरी में उन्हें उम्मीद है, वो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शंस हो जाएंगे। वो भी 100% कन्विंस नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो आने वाले 2 से 3 हफ्ते हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनका जो असल लाए अमल होगा वो उसी वक्त हमें सामने नजर आएगा। अगर वो इस पर कन्विंस हो जाते हैं कि जी इलेक्शंस होंगे
होंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि हम देखेंगे कि एक एग्रेसिव उनका एक स्टांस सामने आएगा इलेक्शन बर वक्त करवाने में। लेकिन अगर वो ये समझ जाएं और उनकी उम्मीद और मजीद बढ़ जाती है कि फरवरी में इंतखाबात हो जाएं, तो फिर मेरा ख्याल है कि इसी तरह मामला चलता रहेगा, पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, जलसे जुलूस शुरू हो जाएंगे, या ये जमातें सड़कों पर होंगी, जलसे जुलूस कर रही होंगी वोटर को कन्विंस करने के लिए, और या ये जमातें सड़कों पर होंगी, जलसे जुलूस कर रही होंगी इंतखाबात करवाने के लिए। इन दो में से एक सिनारियो जो है वो 2 से 3 वीक में क्लियर हो जाएगा कि किस तरह सड़कों पर तो होंगे जुलूस निकलता हुआ हम देख रहे हैं, लेकिन आदिल एक फैक्टर इसमें यह भी है कि अगर इंतखाबात जो हैं वो फरवरी मार्च से आगे जाने की बात होती है, गुज़श्ता रोज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे, तो ये भी एक मौमा सामने आया कि हो सकता है कि कुछ जमातें जो हैं उनको उन हल्का बंदियों पर जिनकी फहरिस्त जो है वो 14 दिसंबर को आवेजा की जाए उस पर भी एतराज़ात हों और वो अदालतों में दोबारा चले जाएं, एक बार फिर मामला जो है वो लिटिगेशन में चला जाए, एक बार फिर स्टे की तरफ भी बात जा सकती है। तो इस सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए आपको क्या लगता है कि ताखीर मुमकिन है मजीद मार्च से, और अगर मुमकिन है तो इसका फैसला किस सियासी जमात को होगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जितना टाइम दे दिया है डिलिमिटेशंस के लिए, उनमें एतराज़ात के लिए भी टाइम है, अपीलों के लिए भी टाइम है। फाइनल लिस्ट जाके मिड दिसंबर को वो शाया होगी। अब ऐसे में अगर तो जो भी जमातें चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में या वहाँ, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी चेंज ऑफ कमांड हो रही है मिड सितंबर में। वहाँ पर काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस होंगे, तो काजी साहब फायज ईसा साहब को देखें तो उनके डिसीजंस हो, रिमार्क्स, ही कम्स अक्रॉस कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, तो मेरे ख्याल में आसान काम नहीं होगा फरवरी से डिले करवाना। अल्लाह ना करे कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, लॉ एंड ऑर्डर की या इकोनॉमिक इमरजेंसी की, वो तो फिर एक वो है रास्ता। लेकिन ऐसे हालात हैं नहीं पाकिस्तान में कि किसी भी वजह से इलेक्शन जो है वो फर्दर फरवरी से डिले किए जाएं, और मुल्क के लिए भी बेहतर यही है कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त हो जाए, क्योंकि देखिए आइन जो है उस पर अमल करना और अमल करवाना ये रियासत की जिम्मेदारी है और केयर टेकर्स गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, साफ शफाफ और बर वक्त इंतखाबात कराना। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की है। तो जितना जल्दी इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो जाएगा तो मेरे ख्याल में ये सारे जो मफरूजे हैं ये खुद ही दम तोड़ जाएंगे और 10 से 15 जो हैं वो खुद ही जो है वो दम तोड़ जाएंगे, और हम होप करते हैं कि ऐसा ही हो कि बर वक्त इलेक्शन जो है वो मुमकिन हो सके। आदिल शाहज़ेब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिम हसन मुराद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त थोड़ा महदूद है, लेकिन यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो यही है कि वे फॉरवर्ड सिर्फ इलेक्शन है, और यही इलेक्शन साफ, शफाफ, गैर जानिबदार और उसके साथ साथ बर वक्त होने चाहिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो दरपेश होगा, ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन को बल्कि तमाम सूबाई और विफाकी जो निगरान हुकूमतें हैं उनको भी, और आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा साहब, उनके लिए भी। तो यकीनन ये सारे चैलेंजेस जो है इनका सामना भी करना पड़ेगा और इनका हल भी निकालना पड़ेगा। मजीद भी इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।